हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग CUET PG के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑफ द जूलॉजी बैकग्राउंड। तो मैं आज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई वाज एक्चुअली वेरी 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 बिजी एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को बोली कि मैं बनाऊँगी वीडियो एंड मैं नहीं बना पाई। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट अहेड। इस वीडियो में मैं अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ जूलॉजी से आएंगे। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं सारे बैकग्राउंड्स को मेंशन करूँ जब मैं क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हूँ, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आपने क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद द होल वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द इवोल्यूशन बैकग्राउंड, दैट इज़ extinction of dinosaur occurred as a result of mass extinction event that took place at the first option is end of Devonian period, second is end of Cretaceous period, third is end of Triassic period and fourth is end of Permian period। ठीक है, तो आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है एंड देन फिर आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हो सके या फिर जिस कॉपी में आप नोट डाउन कर रहे हैं वहाँ पे लिखना है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है तो भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि आपने इवोल्यूशन का इस टॉपिक को थोड़ा देखना है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को, टाइम स्केल को। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन योर आंसर्स। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डायनासोर्स का जो एक्सटेंशन है, मासिव जो एक्सटेंशन था वो कौन से पीरियड में टेक प्लेस किया। तो जो बच्चों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज़ द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ था। एंड इसके बाद से जो मैमल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, ठीक है, उनका जो नंबर्स था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था। So that is the end of Cretaceous period is the definitely correct answer of this question. Going to the next question, which is presence of which of the following is an important evidence for organic evolution। Again ये question भी जो है वो evolution background से है and आपने इस क्वेश्चन को अगेन अच्छे से पढ़ के अपनी वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर नोट डाउन करना है। जिन बच्चों को इन टॉपिक्स के बारे में या फिर इनमें से ऐसा कोई भी टर्म है जो कि नहीं पता है, उस टॉपिक को भी आप, उस वर्ड को आप नोट डाउन कीजिए एंड जैसे वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उसको पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज होमोलोगस ऑर्गन्स ओनली, सेकेंड इज होमोलोगस इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, थर्ड इज होमोलोगस इन एनालॉगस ऑर्गन्स एंड फोर्थ इज एनालॉगस वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन द आंसर, देन रिप्ले द वीडियो। हाँ, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन सी चीज़ है जो कि ये प्रूफ या फिर इम्पॉर्टेंट एविडेंस की तरीके से यूज़ की जा सकती है फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, की इवोल्यूशन हुआ है, इस चीज़ का प्रमाण देने वाली चीज़ इनमें से कौन सी है। तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है वो होमोलोगस इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स होना चाहिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस होमोलोगस इन वेस्टिजियल ऑर्गन एज वेल एज एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा होगा उन्हें समझ आ गया होगा कि ये आंसर क्यों है। ठीक, जिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रखा है कि आंसर होमोलोगस इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बारी जो है होमोलोगस वेस्टिजियल एंड एनालॉगस ऑर्गन्स जो है उनके बारे में स्टडी करके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। अगेन ये जो क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम द इवोल्यूशन। तो फर्स्ट इज इवोल्यूशन इज़ गोल ओरिएंटेड, second is mutation is always harmful, third is variation are necessary for natural selection and last is speciation always requires geographical isolation। So pause the video। अगर आपको कोई इनमें से वर्ड ऐसा लग रहा है जो कि आपको नहीं पता है तो फिर डेफिनेटली अगेन मैं आपसे बोलूँगी कि आप लोग चेक करिए उस वर्ड को। पॉज डाउन द वीडियो। इवोल्यूशन इज़ गोल ओरिएंटेड, तो डेफिनेटली इवोल्यूशन गोल ओरिएंटेड नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड इज़ म्यूटेशन आर ऑलवेज हार्मफुल, म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल भी अगेन नहीं होते हैं। थर्ड इज़ वेरिएशन आर नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है, जो कि समवट वेरी वेरी ट्रू है कि हाँ वेरिएशन के मतलब वेरिएशन आएंगे तो फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। उसका करेक्ट आंसर नंबर 3 है, बट फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को कंसिडर करेंगे, दैट इज़ स्पेसिएशन ऑलवेज रिक्वायर्स जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ऐसा नहीं होता है, स्पेसिएशन जो है वो कई बारी अलग अलग चीज़ों की वजह से भी होता है, नॉट ऑलवेज द जियोग्राफिकल बैरियर, कई बारी इकोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव बैरियर्स भी आ जाते हैं।
तो द आंसर नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों को स्पेसिएशन या फिर जियोग्राफिकल आइसोलेशन इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, अगेन आप लोग टॉपिक्स को नोट कीजिए एंड आंसर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम द इवोल्यूशन बैकग्राउंड। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने मेक श्योर किया कि मैं मोस्ट टॉपिक्स को कवर करूँ। तो फर्स्टली मैंने इवोल्यूशन पिक किया है, देन फिर आपको अदर टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो नो वरीज। क्वेश्चन नंबर 4 इज हार्डी वीनबर्ग लॉ गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है वो किस चीज़ का कंसेप्ट देता है? नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, म्यूटेशन। So pause on the video. If you know the terms, then very good. If you do not know the terms, then please note down those terms and check out laterly. So pause. को हार्डी वीनबर्ग लॉ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो हार्डी वीनबर्ग लॉ अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप उसे तो पढ़ के चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जनरली मतलब जो एमएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें तो आते ही हैं। इनफैक्ट सीएसआईआर में भी हार्डी वीनबर्ग से क्वेश्चंस आते हैं। तो हार्डी वीनबर्ग जो लॉ है वो जनरली नेचुरल सिलेक्शन का आपको एग्जाम्पल नहीं देता है, क्योंकि इसमें हम ऐसा अज्यूम करते हैं हार्डी वीनबर्ग लॉ लगाने के दौरान कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा और आपके जो जीन है वो कांस्टेंट है, मतलब वो एक कंसिस्टेंसी, वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। सेम वेज तो फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं एलील में, तो फिर ड्रिफ्ट नहीं हो सकता। म्यूटेशन भी हम नहीं मानते हैं, इसका असम्पशंस होते हैं कि म्यूटेशन भी उस दौरान नहीं हो रहा होगा जब हम हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल लॉ को यूज़ कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे अलील्स हैं, जो जीनोटाइप है, वो फॉर अ पॉपुलेशन, फॉर अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंट रह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रोबेबली एब्सेंट एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एब्सेंट था? अगेन ये क्वेश्चन भी आपका इवोल्यूशन से ही है। तो ऑप्शंस आर हेयर प्रेजेंट। तो आप लोग अगेन अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए एंड देन फिर से रिवाइव कीजिए। ऑरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली प्रेजेंट थी। ये हमने ऑलरेडी जो है ओपैरन एंड हेल्डेन के जब स्टडीज को पढ़ा है तो हमें पता है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपनी थ्योरीज में बताया कि CO2 प्रेजेंट थी, मीथेन भी प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट थी, बट कहीं पे ऐसा नहीं बताया कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी। ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से फॉर्म हो रही थी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सीजन होगा। दैट इज़ कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रॉम जेनेटिक्स। देखो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का इनमें से कौन सा आंसर सही है कि जब एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता है तो इनमें से कौन सी प्रोसेस जनरली हो रही होती है, ठीक है। तो आप लोग इन ऑप्शंस को रीड करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन अपने आंसर्स लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सा आंसर सही है। सो पॉज डाउन द वीडियो। तो देखिए एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जो है उसका करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, जैसे कि मैमल्स में देखा जाता है, ह्यूमंस में देखा जाता है, सी एलिगेंस में देखा जाता है, ड्रोसोफिला में भी देखा जाता है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन ये बोल रहा है कि एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेशन इज़ द कॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम बीइंग जेनेटिकली इनएक्टिव। तो इसमें जो है वाई क्रोमोसोम इनएक्टिव नहीं होता है। क्या होता है कि ह्यूमंस के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर ये दोनों ही अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो फिर हमारी बॉडी में एक्स क्रोमोसोम से जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, जो प्रोटीन्स बन रहे होंगे वो एक्सेसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या बन जाता है, बार बॉडी बन जाता है एंड उसे हम इनएक्टिवेट कर देते हैं। ये मैं मैमल्स का केस बता रही हूँ। सी एलिगेंस एंड ड्रोसोफिला में अलग अलग केसेस देखे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैमल्स में क्या होता है कि 2 जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें फीमेल्स में जनरली क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और दूसरा ही जो है वो अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो जो इसमें वाई क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है वो बात जो है गलत हो जाएगी। सेकेंड है टेक्स प्लेस इन ह्यूमन सो दैट सेम एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिव इन ऑल सेल्स ऑफ अ फीमेल। तो इन्होंने बोला कि सारे सेल्स में जो है वो सेम ही एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, जो कि अगेन ऐसी चीज़ नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि एक मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक एक्स क्रोमोसोम सपोज जो फादर से आया है वही हर जगह इनएक्टिव हो। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि कुछ सेल्स में फादर का हो और कुछ सेल्स में
मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव हो। सो इट्स काइंड ऑफ मोसाइसिज्म हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज नॉर्मली टेक्स प्लेस इन मेल बट डू नॉट इन फीमेल। अब लाइक मेल्स में तो एक ही एक्स है, अगर वही इनएक्टिव हो गया तो फिर भाई बचेगा ही क्या वहाँ, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट आता है रिजल्ट इन जेनेटिकली टर्निंग ऑफ वन ऑफ द टू एक्स क्रोमोसोम। एक जो एक्स क्रोमोसोम है दो में से वो इनएक्टिव हो गया इन द फीमेल मैमल। तो ये पूरा प्रॉपरली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन। डीएनए किस किस में जेनेटिक मटेरियल होता है? तो ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन में माना जा सकता है। पॉज डाउन द वीडियो, चेक आउट योर आंसर्स। तो देखो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, दैट इज सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में और कुछ वायरसेस में देखा जाता है। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज एंटीसिपेशन इन पेरेंटल ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन जो है अगेन जेनेटिक्स से है। अगर आपको इन सारी डिजीज़ के बारे में नहीं पता है तो अगेन इन्हें भी नोट डाउन कीजिए, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखिए अपने पास एंड पॉज ऑन द वीडियो, देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। देखो जो एंटीसिपेशन पेरेंटल ट्रांसमिशन है वो कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हंटिंगन डिजीज़ में आपको देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों को इन डिजीज़ की नॉलेज नहीं है वो एक बार चेक कर लीजिए ना। अदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाली डिजीज़ हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस टाइप के जो नॉर्मल सिंड्रोम्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द जेनेटिक्स। तो देखो इसमें हमें एक जेनेटिक कोड दे रखा है, if this is crossed with this, the proportion of A, B, B, C, C, D, D, E, E among progenies will be। आपने बताने कि अगर इसका और इसका क्रॉस हो जा रहा है तो फिर आपकी प्रोजेनी का जो रेशियो है वो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप खुद से वीडियो पॉज कीजिए। जिन बच्चों को आता है वो कोशिश करो कैसे निकालना है, जिनको नहीं आता वो भी थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ एंड देन रिवाइव द वीडियो। आपको आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबको लेंगे एंड देन फिर उनको मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सबको? कि सारे केसेस साथ में हो सकते हैं। हम ऐड तब करते हैं जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, बट ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं, ये साथ में हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट डू आई मीन इज़ कि सपोज ए और ए का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये चेक करना है कि इस वाले ए की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमें पता है कि आउट ऑफ जब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, ए। दो टाइम हमारे ये वाला ए आएगा और एक बारी हमारा ये वाला ए आएगा। सो दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 होगी कि आउट ऑफ 4 में से सिर्फ एक जो है वो छोटा छोटा 4 है, 1/, मतलब 1 ही इसका चांस है। सो दैट इज़ वाई इसकी जो चांसेस हो गए हैं वो हो गए 1/4। यहाँ पे 1/4 लिख दिया। ठीक है, सेम वे इस पर क्या है, बी और बी है, तो ये दोनों के दोनों सेम है। अब यहाँ पे हमें बी बनाना है, तो ये पहले जैसे ही केस है, इसलिए यहाँ पे भी जो चांसेस होंगे वो इसके 1/4 होंगे। नेक्स्ट आता है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखने लायक चीज़ है कि इसमें क्या है, बड़ा कैपिटल सी छोटा सी मल्टीप्लाई 2 स्मॉल सीज, और हमें इसे ये चेक करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी देन सी आएगा और 2 छोटे वाले सी, यहाँ पे भी 2 छोटे वाले सी हैं। दैट मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इन द प्रोजेनी वो कितनी होगी, हाफ हो गई, क्योंकि आधे ये हैं और आधे ये हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे उसके बाद हमारा डी का केस आता है। डी का केस भी समवट सिमिलर है, तो इसमें भी हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट हमारा ई का केस आता है जो कि वो फर्स्ट ए वाले केस के भी जैसा है, तो फिर हम यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, तो देखो 1/16 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो 1/16 है ना। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन। सिकल सेल एनीमिया कौन से हीमोग्लोबिन की म्यूटेशन की वजह से कॉज होती है। ठीक है, तो आपने अपनी वीडियो को पॉज डाउन करना है, जिसको आंसर नहीं पता वो टॉपिक नोट डाउन कर लो एंड देन फिर चेक करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो सिकल सेल एनीमिया है इट इज़ कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन ए, इसकी वजह से ये होती है। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इन अ रैंडमली अरेंज DNA सीक्वेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाय BAM1
6 बेस पेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस विल बी। अब आपने ये बताना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए एंड देन अपनी वीडियो पॉज कीजिए। जिसको नहीं आता है मैं और ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एंड देन वे चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो वो क्या बोल रहा है, इन आ रेंडमली अरेंज डीएनए सीक्वेंस। आपका डीएनए सीक्वेंस क्या है, रेंडमली अरेंज है। दैट मीन्स जो भी आपके ए टी जी सी की चांसेस हैं डीएनए में आकर होने की वो इक्वल है, ठीक है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, दैट इज़ 4 होते हैं, है ना, नाइट्रोजनस बेसिस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाय BAM1 विद इतना रिकॉग्निशन सीक्वेंस विल बी इतना। अब वो बोल रहे हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक डीएनए था, कोई भी डीएनए था, उसमें सारा कुछ का सारा जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो रेंडमली अरेंज्ड है। अब BAM1 जो है वो 6 एक वहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस चेक करेगा एंड वहाँ पे से डीएनए को कट कर देगा। अब आपने ये बताना है कि कितने के टाइम पे वो, मतलब कितने सीक्वेंसेस के बाद वो कट कर पाएगा। तो देखो हम इसमें क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो टोटल आपके बेसिस हैं वो 4 हैं और BAM1 जो है वो 6 है। 4 की पावर 6 हम देंगे और यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 1/4096 बेस पे रहेगा। दैट इज़ जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका आंसर करेक्ट है। और ये चीज़ अपने याद भी कर सकते हो आप कि अगर आपके पास जो डीएनए है वो रेंडमली अरेंज्ड है तो फिर उसका जब हम ऐसे मतलब उसकी कटिंग करेंगे बाय 6 बेस पे रिकॉग्निशन, तो फिर उसका आंसर 4096 ही आना चाहिए, ठीक है। देखो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी यूज्ड बाय मेसेल्सन स्टाल टू सेपरेट डीएनए लेबल विद 15 नाइट्रोजन एंड 14 रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन। तो देखो इसमें 2 नाइट्रोजन है, मतलब एक रेडियो एक्टिव एक नॉर्मल है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में ये किस तरीके से सेपरेट किया गया था। तो अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी, आपको आंसर ऑलरेडी पता चल रहा होगा, बट टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, नोट डाउन योर आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट है उन्होंने डीएनए जो लेबल किया था नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14 से, वो उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन की हेल्प से सेपरेट किया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय। पैसिव इम्यूनिटी हमें किस तरीके से मिलती है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द इम्यूनोलॉजी पार्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट डाउन योर आंसर्स, देन चेक योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। तो देखो अब मैं आपका करेक्ट आंसर बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन आता है इंजेक्टिंग द सीरम ऑफ अनदर एनिमल कंटेनिंग एंटीटॉक्सिन। तो आपने ये पैसिव इम्यूनिटी जो है वो इंजेक्शन से दी जाती है, दैट इज़ वैक्सीनाइजेशन, सारी चीज़ों से, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर बॉडी सेल्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज़। जो हमारी बॉडी है वो खुद से एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर रही है। सो दिस इज़ नॉट द केस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड क्लॉटिंग एंड ड्रिंकिंग मेडिसिनल concoction, this is actually not that much case. The real answer is injecting the serum of another animal individual containing antitoxin. Next question is lag is a material which is, ये question जो है ये डाइवर्सिटी पार्ट से है कि जो लैग है वो क्या मटेरियल है और कहाँ से बनता है। सो रीड द ऑप्शंस, पॉज द वीडियो एंड देन नोट डाउन योर आंसर्स। देखो मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रही हूँ। लैग जो है वो लैग इंसेक्ट अपने सलाइवा के सिक्रीशन से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फीमेल जो लैग इंसेक्ट्स होती हैं वो अपने सलाइवा, अपने सिक्रीशन से उसे सिक्रीट करती है इन द ट्री एंड देन फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड एंड फीकल मटेरियल ऑफ लैग इंसेक्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो फीकल मटेरियल नहीं है, तो ये आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड इज प्रोटेक्टिव सिक्रीशन डिपॉजिटेड बाय फीमेल लैग इंसेक्ट, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। वो जो लेयर होती है इट इज़ वेरी 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 प्रोटेक्टिव और उसी की कोटिंग वो अपने ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीटेड बाय लार्वा। लार्वा इसे सिक्रीट नहीं करता है तो ये भी रॉन्ग है। एंड रीजन सिक्रीटेड बाय द प्लांट, तो ये प्लांट से सिक्रीट होने वाली चीज़ नहीं है, ये लैग इंसेक्ट सिक्रीट करता है। देन ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल्सो फॉल्स। अपनी इस तरीके के डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस भी देख के रखने हैं। मैंने इसमें मोर क्वेश्चंस रखे हैं फ्रॉम डाइवर्सिटी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस रहे कि डाइवर्सिटी से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ at isoelectric pH the charge on protein. This question is from biochemistry portion. आपने ये बताना है कि आइसोइलेक्ट्रिक pH में कितना प्रोटीन के ऊपर चार्ज होता है।
So read all the answers, pause the video and then check whether your answer is correct or not. तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को हम पीआई करके भी डिनोट करते हैं एंड इस सिचुएशन में जो आपका नेट चार्ज है प्रोटीन में इट इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये इसकी खास बात होती है. तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटीन. पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन में आइसोइलेक्ट्रिक स्टेट में नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता है. नो चार्ज ऑन प्रोटीन, नो चार्ज की बात नहीं है यहाँ पे, नेट चार्ज 0 होता है. ठीक है, दैट इज़ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अपोजिट चार्ज भी होगा. सो दैट इज़ ये आंसर भी फॉल्स है एंड लास्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज़ नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज 0. टोटल चार्ज जो है वो 0 होता है.